हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 26 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 अक्टूबर 2021 की। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। बच्चों, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उसके कार्यकाल के दौरान हुए प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार क्या होता है बच्चों? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें हम जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न और जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं थी और औरंगजेब के शासन के दौरान में कैसे कैसे मनसब की व्यवस्थाएं थी, आइए देखते हैं। तो अकबर के शासन के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी रखते थे और जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। जबकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या केवल 79 हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आइए बच्चों प्रश्नों के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। ठीक है, तो मनसब और जागीर में क्या संबंध था? तो यही था, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, मुगलों का साम्राज्य बड़ा होने पर मुगलों को एक विस्तृत साम्राज्य शासन चलाने के लिए और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बैठाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व का द्योतक था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।